हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको नक्षत्र मास, चंद्रमास, हिंदी महीनों के नाम और हिंदू नववर्ष क्या होता है या भारतीय नववर्ष क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, ये सब टॉपिक एक सामान्य जानकारी से रिलेटेड टॉपिक है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछता है। यह टॉपिक जो है मैथमेटिकल और साइंटिफिक बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्या होता है नक्षत्र मास। देखिए, आपका ये पंचांग है और हिंदू कैलेंडर, पंचांग या हिंदू कैलेंडर। इसके पंचांग के देखिए 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तिथि, नंबर 2 नक्षत्र, नंबर 3 वार, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। इसके पूर्व वीडियो में हम आपको नंबर 1 तिथि के बारे में डिटेल में हमने आपको बताया, नंबर 2 नक्षत्र के बारे में भी हमने डिटेल में बताया और वार, योग और करण के बारे में भी हमने आपको बताया। देखिए, ये नक्षत्र से रिलेटेड ही टॉपिक है। कौन सा है? नक्षत्र मास। नक्षत्र मास होता क्या है ये आप देखिए, जितने दिनों में चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक के 27 नक्षत्रों में विचरण करता है वह काल नक्षत्र मास कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक के 27 नक्षत्रों में जितने दिनों में विचरण करता है वही आपका जो है नक्षत्र मास है। आपने इसके पूर्व वीडियो में आपने देखा कि कुल जो है 27 नक्षत्र होते हैं। हमने आपको नक्षत्र के बारे में डिटेल में बताया। उसमें हमने आपको बताया टोटल 27 नक्षत्र ये क्रम से चलते हैं। जैसे अश्विनी से लेकर, अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, इस तरीके से लेकर आपका क्रम से जो है रेवती तक ये कुल 27 नक्षत्र आपके है। और ये चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों में विचरण करता है। तो जो 27 नक्षत्रों में विचरण का समय है वही आपका नक्षत्र मास है, वही आपका नक्षत्र मास है। कहने का मतलब कि ये जो 27 नक्षत्रों में विचरण करता है तो कितना समय लेता है वही आपका एक नक्षत्र मास के बराबर होता है। होता क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय जितना समय लेता है तो वही आपका नक्षत्र मास भी है, वही चंद्रमा की परिक्रमा है पृथ्वी के सापेक्ष। हमने इसको पूर्व वीडियो में बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते समय कितना समय लेता है। और यहाँ आप देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो अश्विनी से लेके रेवती तक के सभी नक्षत्रों को टच करते हुए जाता है। तो ये जब अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों में विचरण करता है तो यही जो विचरण काल है, यही जो विचरण का समय, वही आपका नक्षत्र मास कहलाता है। यह लगभग 27.3 दिनों का होता है। कहने का मतलब कि चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक के 27 नक्षत्रों में 27.3 दिनों में, लगभग 27.3 दिनों में भ्रमण करता है या विचरण कर लेता है, वही आपका नक्षत्र मास कहलाता है। देखिए, एक नक्षत्र मास का समय क्या? 27.3 दिन। और देखिए, चंद्रमा की परिक्रमा अवधि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की परिक्रमा अवधि है वो भी आपके 27.3 दिन है। इसको हमने पूर्व वीडियो में डिटेल में बताया है। ये 27.3, 27.32170 इस तरीके से होता है। तो आप देखेंगे कि 27 दिन जो है लगभग 27 दिन 8 घंटे का समय आता है। उसको हमने डिटेल में वहाँ बताया, वहाँ से आप इसको पुनः देख सकते हैं। तो ये चंद्रमा की जो परिक्रमा अवधि है वही जो है एक नक्षत्र मास का समय है। क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो नक्षत्रों से होकर गुजरता है, 27 नक्षत्रों से, तो ही जो है नक्षत्र मास का समय। और इसी को हम साइडेरियल मास कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइडेरियल मास। अब जैसे अगर आपसे पूछ दे कि साइडेरियल मास क्या होता है, तो साइडेरियल मास का मतलब है कि नक्षत्र मास, नक्षत्र का समय। मतलब कहने का है कि साइडेरियल मास जो है नक्षत्र पर आधारित है। देखिए, SIDEREAL साइडेरियल मास। चंद्र मास जो होगा वो साइनोडिक मास होगा। चंद्र मास को हम साइनोडिक मास कहते हैं, वो तिथि पर आधारित होता है। जैसे आपका ये तिथि और नक्षत्र है तो जो साइडेरियल मास है वो नक्षत्र पर रिलेटेड है, नक्षत्र से रिलेटेड है और नक्षत्र पर आधारित है, उसको हम नक्षत्र मास भी कहते हैं। और जब साइनोडिक मास होगा वो आपका तिथि पर आधारित, तिथि पर बेस्ड है, और ये जो है चंद्र मास है, साइनोडिक मास। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये नक्षत्र मास क्या होता है, ये लगभग 27.3 दिन का होता है।
3, 2, 1 इस तरीके से करके लगभग है। इसको हम पूर्व वीडियो में बताएं, वहां से आप इसको डिटेल में देख लेंगे। आप ये मानिए कि 27.3 दिन ये नक्षत्र मास का समय है। अब देखिए चंद्रमास क्या होता है। चंद्रमा की कला के घटने बढ़ने के कारण 15-15 दिनों के दो पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एक चंद्रमास कहते हैं। पहले तो आप देखिए चंद्रमास होता क्या है। आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है घटता बढ़ता रहता है, तो उसके घटने बढ़ने के कारण जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं 15-15 दिनों के, उसी को हम एक चंद्रमास कहते हैं। ये मतलब जो आपका कृष्ण और शुक्ल पक्ष पड़ता है, तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में जो आपकी कुल 15 तिथियां होती हैं और शुक्ल पक्ष में कुल 15 तिथियां होती हैं। इसको हम डिटेल में पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ आप पुनः देख लीजिए। देखिए जैसे आपका ये कृष्ण पक्ष हो गया, इस शुक्ल पक्ष, चैत्र माह अगर आपका है, कोई महीना आपने एक महीना ले लिया, जैसे मान लीजिए चैत्र माह है, उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष आपका प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से लेकर चतुर्थी तक, तो 14 तक ये हो गया एक अमावस्या 15 दिन। और यहाँ देखिए प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और एक पूर्णिमा 15 दिन ये हो गया। इस तरीके से 15-15 दिन के ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पड़ते हैं, और ये दोनों को मिला के ही जो है एक चंद्रमास के बराबर होता है। ये जो तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये जरूरी नहीं है कि ये क्या कहते हैं 24 घंटे की ही होगी, कभी 19 घंटे की होंगी, कभी 20 घंटे की होंगी, कभी 22 घंटे की होंगी। इसी तरीके से ये घटती बढ़ती रहती है। इस तरीके से तिथि आपका लमसम 15-15 दिन के बराबर पड़ती है। तो ये 30 दिनों का होता है, कभी कभी मतलब 29 दिन में ही समाप्त हो जाता है, 28 दिन में भी समाप्त हो सकता है, 27 दिन में भी, इस तरीके से कभी 27, कभी 28, कभी 29, कभी 30, कभी 31। इस तरीके से ये जो है आपकी तिथियां जो है चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार पड़ती रहती हैं। उसी अनुसार इसका दिन भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी तिथि जो है घटती बढ़ती रहती है, उसी के अनुसार ये पड़ता है। तो ये 15-15 दिनों का जो दिन है, इसी को हम एक चंद्रमास कहते हैं। आप देखिए चंद्रमास होता क्या है। जैसे कह रहा है कि शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होने वाला अमावस्यांत अमांत मास मुख्य चंद्रमास कहलाता है। कहने का मतलब कि शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और अमावस्या को जब समाप्त होगा तो उसको हम मुख्य चंद्रमास कहते हैं। इसका मतलब कि अमावस्या से अमावस्या तक की अवधि कोई कृष्ण चंद्रमास, यही जो है चंद्रमास, मुख्य चंद्रमास यही कृष्ण चंद्रमास है। अमावस्या से लेकर अमावस्या तक की अवधि का होगा। कैसे? ये करा शुक्ल प्रतिपदा। तो आप ये देखिए कि आपका शुक्ल पक्ष हो गया, और जब शुक्ल प्रतिपदा से, क्योंकि कोई भी महीना आपका शुरू होगा तो पैसे कृष्ण पक्ष से शुरू होगा प्रतिपदा से, तो यहां से पहले अमावस्या आएगा 15 दिन तक, अमावस्या के बाद तब जो है शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा आएगा, तो शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। इसका मतलब कि अमावस्या जब आया उसी के बाद से ये शुरू हो रहा। शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और अमावस्या में खत्म होने वाला। तो यहां से जब शुरू होगा तो 15 दिन बीतेगा, पूर्णिमा आएगा, फिर कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा से लेकर अमावस्या आएगा। तो इसका मतलब कि अमावस्या से ये प्रतिपदा का मतलब कि अमावस्या से लगभग अमावस्या के बाद से ये शुरू हो गया, अमावस्या पर आकर खत्म हुआ, तो ये आपका कृष्ण चंद्रमास हो गया। इसी को हम मुख्य चंद्रमास बोलते हैं। दूसरा देखिए, कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होने वाला गौण चंद्रमास कहलाता। कृष्ण प्रतिपदा मतलब यहां प्रतिपदा से प्रारंभ हो गया, अमावस्या आएगा, फिर ये खत्म होते होते पूर्णिमा, अब पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण प्रतिपदा। तो देखिए पूर्णिमा के बाद आ रहा, तो इसका मतलब कि कृष्ण प्रतिपदा कहने का मतलब कि पूर्णिमा से ही शुरू हो रहा, क्योंकि इसी के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। तो पूर्णिमा से शुरू होने वाला, पूर्णिमा को खत्म होने वाला, ये शुक्ल चंद्रमास कहलाता है। देखिए कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होने वाला गौण चंद्रमास कहलाता है। अर्थात पूर्णिमा से पूर्णिमा तक की अवधि को शुक्ल चंद्रमास कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, एक कृष्ण चंद्रमास होता है और एक शुक्ल चंद्रमास होता है, या दो प्रकार का चंद्रमास होता है। दोनों है सेम, केवल उसके कहने का तरीका अलग अलग है। ये आपका चंद्रमास हो गया। अब आप देखिए चंद्रमास है तो चंद्रमास का समय क्या होता है। एक चंद्रमास का समय 29.5 दिन होता है। अब 29.5 दिन का मतलब यह है कि चंद्रमा तो पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा किसी दूसरे का चक्कर लगा रहा है या तय कर रहा है तो ये 29.5 दिन हो गया, ऐसा नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है। केवल अंतर इतना है
कि जब ये नक्षत्र मास होता है, देखिए ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही माइनर अंतर है। क्या अंतर है? जब नक्षत्र मास रहता है तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 27 नक्षत्रों से गुजरता है, तो कितना 27.3 दिन लेता है। लेकिन जो ये आपका चंद्रमास है, ये चंद्रमा पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस समय जो हम चंद्रमा की गति लेते हैं वो सूर्य के सापेक्ष लेते हैं। चंद्रमा तो पृथ्वी का ही चक्कर लगा, लेकिन पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। इस कारण से जब चंद्रमा 27.3 दिन पहुंचता है तो पृथ्वी के जिस बिंदु से शुरू होता है उस बिंदु पर वो नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है और हम सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा की गति को लेते हैं, तो पृथ्वी थोड़ा सा आगे रहती है। तो उतना समय, और जिस बिंदु से पृथ्वी के वो चंद्रमा चला रहता है उस बिंदु पर पहुंचने पर उसको 2 दिन और लग जाते हैं। इस तरीके से 29.5 दिन में ये एक चक्कर पूरा करता है। ये भी जो चंद्रमास का समय, ये भी जो है पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है, और नक्षत्र मास में भी पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। लेकिन जब नक्षत्र मास में पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो हम पृथ्वी से देख रहे हैं कि नक्षत्र मास का चक्कर लगा रहा है, और इस तरीके से। और जब हम सूर्य के सापेक्ष देखते हैं तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। उस स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी भी आगे बढ़ रही है और चंद्रमा जिस स्थान से पृथ्वी के प्रारंभ हुआ है उस स्थान पर पहुंचने पर उसको 2 दिन ज़्यादा 29.5 दिन लगते हैं। तो इस तरीके से एक चंद्रमास का समय 29.5 दिन, ये लगभग है। ये मतलब जैसे 29.53 दिन, 29.5 दिन इस तरीके से आपका है। देखिए, चंद्रमा को खगोलीय क्षेत्र पर एक ही बिंदु पर लौटने में लगा समय, चंद्रमा मतलब जिस बिंदु से शुरू होता है उसी बिंदु पर लौटने में लगा समय सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण। क्यों? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति कर रही उसी के कारण चंद्रमा को अपनी स्थिति में लौटने में लगा समय जो 29.5 दिन है, इसको हम साइनोडिक मास कहते हैं। साइनोडिक मास, देखिए यहाँ साइडेरियल मास था, ये साइनोडिक मास है। ये तिथि पर आधारित है। कौन सी तिथि? आपकी जो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब तिथि है, इसके ऊपर ये साइनोडिक मास जो है आधारित है। ये एक चंद्रमास का समय, या ये चंद्रमास भी आप इसको कह सकते हैं। क्या है? SYNODIC, साइनोडिक मास। ये आप देखिए 29.53 दिन है। इसी को आप जो है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा नक्षत्र मास जो है 27.3 दिन का होता है। चंद्रमा की परिक्रमा अवधि पृथ्वी के चारों ओर, और ये जो है चंद्रमास का समय 29.5 दिन होता है। ये भी चंद्रमा की परिक्रमा अवधि पृथ्वी के सापेक्ष है, लेकिन सूर्य के संदर्भ में है। सूर्य के संदर्भ में है तो ये 29.5 दिन है। सभी चंद्रमास का कुल समय, मतलब ये तो एक चंद्रमास का समय, टोटल आपके 12 चंद्रमास या 13 जो भी चंद्रमास है, 12 चंद्रमास रहते हैं, मलमास वगैरह में 13 चंद्रमास, इस तरीके। तो आप टोटल चंद्रमास का कुल समय 354.372 दिन इतना पड़ता है। इसी को आप 354 कहिए या 355 कहिए, तो इसी को हम 354 या 355 कहते हैं। वास्तव में 355 दिन, क्योंकि 354.372 दिन है, तो इसी को हम 355 दिन मान लेते हैं कि सभी चंद्रमास का कुल समय यही एक चंद्रवर्ष का समय। चंद्रवर्ष, एक चंद्रवर्ष का मतलब कि जितने भी चंद्रमास है 12 चंद्रमास को आप मिला देंगे तो आपका एक चंद्रवर्ष हो गया। ये 355 दिन का होता है। अभी जब हम राशि और सौर मास का टॉपिक बताएंगे तो उसमें हम एक सौर मास का समय भी बताएंगे कि 365 दिन या 365 कितना होता है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी यहाँ आप देखिए कि एक चंद्रवर्ष का समय जो है 355 दिन होता है, या एक चंद्रमास, सभी चंद्रमास का कुल समय जो है 355 दिन के बराबर होता है। इस तरीके से आपका ये नक्षत्र मास और चंद्रमास का टॉपिक था, जिसमें कि बहुत ही माइनर अंतर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चंद्रमा की गति, परिक्रमा अवधि ये पूछता है 29.5 दिन या 27.3 दिन, ये विकल्प दे के पूछेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे क्या चीज पूछ रहा है, साइडेरियल मास पूछ रहा है कि साइनोडिक मास पूछ रहा है, या चंद्रमास का समय पूछ रहा है, या नक्षत्र मास का समय पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं हिंदी महीनों के नाम। देखिए हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं, कहाँ से हिंदी महीना आता है।
अभी आपने पढ़ा कि चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों में विचरण करता है। तो चंद्रमा जो है अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों में विचरण करता है, ये तो आप जानते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। पूर्णिमा के दिन, जैसे जब चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों में विचरण करता है तो उसमें तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, अमावस्या, इस तरीके से पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उसी के आधार पर हिंदी महीने का नामकरण हुआ है। आप देखिए, कुल आपके 27 नक्षत्र हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है, ये देखिए नक्षत्र लिखा हुआ है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है। इसी के आधार पर हिंदी महीने का नामकरण हुआ, मतलब हिंदी महीनों को इसी के आधार पर बनाया गया। देखिए, कुल चंद्रमास या हिंदी महीनों के नाम कुल 12 हिंदी महीने हैं, और इसकी तुलना हमने अंग्रेजी महीने से की है कि जब हिंदी महीना पड़ता है तो उस समय अंग्रेजी कौन सा महीना होता है। देखिए, कुल 12 है अंग्रेजी महीनों के नाम। अब आप देखिए, जब चंद्रमा चित्रा और स्वाति नक्षत्र में होता है, ये 27 नक्षत्र यहां दिए हुए हैं। जब चंद्रमा चित्रा और स्वाति नक्षत्र आता है तो चित्रा नक्षत्र के नाम पर ये चैत्र माह, हिंदी में चित्रा नक्षत्र के नाम पर चैत्र माह पड़ा। देखिए, जब चंद्रमा विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में रहता है तो हिंदी महीने के नाम पर, विशाखा के नाम पर जो है वैशाख माह। जब चंद्रमा ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में रहता है तो हिंदी महीने के नाम, ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर हिंदी महीने का ज्येष्ठ। उसी तरह जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है तो हिंदी महीना कौन सा हुआ, आषाढ़। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा से आषाढ़। श्रवण धनिष्ठा और सतभिषा नक्षत्र में रहता है तो श्रावण, हिंदी महीना आपका श्रावण। जब देखिए पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद महीने नक्षत्र आता है तो उस समय आपका हिंदी महीना भाद्रपद या भादो। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और भादो जो है हिंदी महीने का नामकरण हुआ। रेवती, अश्विनी और भरणी नक्षत्र आता तो उससे जो है आश्विन, हिंदी महीने का नामकरण आश्विन, जिसे हम कुआर भी कहते हैं, जिसे हम कुआर भी कहते हैं। कृतिका और रोहिणी नक्षत्र से जो है कार्तिक महीने का नामकरण हुआ। मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र से मार्गशीर्ष या आगहन नक्षत्र का, आगहन महीने का नामकरण हुआ। मार्गशीर्ष, इसी को हम आगहन भी कहते हैं। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र से जो है पौष, हिंदी महीने पौष का नामकरण हुआ, इसी को हम पूष भी कहते हैं। अश्लेषा और मघा से माघ महीने का नामकरण हुआ। पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन और हस्त से फाल्गुन महीने का नाम हुआ। हस्त नक्षत्र जो है इसको हम हथिया नक्षत्र भी कहते हैं, बहुत फेमस नक्षत्र है। कभी कभी इसमें बारिश जो है काफी तेज होती है। इस समय जैसे हथिया नक्षत्र या हस्त नक्षत्र चल रहा था तो वो जो है ये हस्त नक्षत्र है, इसको हम, इससे जो है पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन और ये नक्षत्र से जो है फाल्गुन महीने का नामकरण हुआ। तो इस तरीके से नक्षत्र के नाम से ही ये हिंदी महीनों का नामकरण हुआ। कुल 12 हिंदी महीने हैं। देखिए, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, आगहन, पूष, माघ और फाल्गुन, ये हिंदी महीने हैं। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अब देखिए, चैत्र हिंदी महीना किस अंग्रेजी महीने के पास पड़ता है, मार्च और अप्रैल। मार्च से शुरू होगा, अप्रैल में जाएगा, मतलब मार्च के बीच में ही 15 मार्च, 20 मार्च या जब भी शुरू होगा अप्रैल में जाएगा। इस तरीके से चैत्र माह हो गया। बैसाख जो है अप्रैल मई में, ज्येष्ठ हिंदी महीना जो है मई और जून में पड़ता है, आषाढ़ जो है जून और जुलाई में, श्रावण जो है जुलाई और अगस्त में, भादो या भाद्रपद जो है अगस्त और सितंबर में, अश्विन व कार जो है सितंबर और अक्टूबर में, कार्तिक जो है अक्टूबर और नवंबर में, मार्गशीर्ष या अगहन नवंबर और दिसंबर में, पौष और पूष जो है दिसंबर या जनवरी में, दिसंबर जनवरी में, माघ जो है जनवरी फरवरी और फाल्गुन जो है फरवरी और मार्च। तो ये जो हिंदी महीना है ये अंग्रेजी के इन महीनों के बीच में पड़ता है। अब आप देखिए, जैसे आपने देखा चैत्र पहला महीना, चैत्र महीना जो है सन 2022 में ये मार्च से शुरू हुआ और अप्रैल में गया। आपने देखा होगा कि जब चैत्र माह चल रहा था तो पहले कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, फिर शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष जैसे बीता, 15 मार्च 16 मार्च से शुरू हुआ बीता, और उसके बाद 1 अप्रैल से शुक्ल पक्ष लग गया। 1 अप्रैल को 12 बजे जो है प्रतिपदा शुरू हुई।
1 अप्रैल को 12 बजे दिन में प्रतिपदा शुरू हुई, तो 2 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि ही थी। तो जब 2 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि थी, तो आप जानते हैं कि जब भी हिंदी महीने लेते हैं तो इसकी तिथि को जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय से हम लेते हैं। जैसे 1 अप्रैल को 12 बजे लग गई प्रतिपदा, तो अब जो प्रतिपदा का काम होगा वो 2 अप्रैल को होगा। जैसे जब सूरज का उदय हुआ 2 अप्रैल को, तब से मानी जाएगी कि कोई भी काम अगर प्रतिपदा तिथि का आपको करना है तो आप 2 अप्रैल से मानेंगे। इसीलिए 2 अप्रैल से नवरात्र का प्रारंभ हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 22 को ही नवरात्र का प्रारंभ होगा और उसी दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्र का प्रारंभ होता है। तो वो उस दिन से नवरात्र का प्रारंभ हुआ। प्रतिपदा तिथि तो 1 अप्रैल को ही लग गई थी, लेकिन नवरात्र का प्रारंभ 2 अप्रैल से हुआ। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि 12 बजे के बाद 12 बजे के आसपास लगी थी। इसलिए जब सूरज का उदय 2 अप्रैल को हुआ, तब से यह माना गया कि अब आज 2 अप्रैल को नवरात्र का प्रारंभ हुआ। आइए देखिए हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष क्या है। देखिए हिंदू नववर्ष क्या होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की। ये पौराणिक मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अभी हमने बताया चैत्र माह का शुक्ल पक्ष है, और ये प्रतिपदा तिथि को ही ब्रह्मा जी ने क्या है, समस्त सृष्टि की रचना की। इसी कारण से हिंदू मान्यताओं में इसी दिन से नए वर्ष का शुभारंभ होता है। इसीलिए हिंदू मतलब उसमें मान्यताओं में नए वर्ष का शुभारंभ जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होता है। ऐसा नहीं कि चैत्र महीना में जब कृष्ण पक्ष लगा तभी से नहीं, जब शुक्ल पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा पक्ष और शुक्ल पक्ष मतलब उजाला पक्ष, जब उजाला पक्ष शुरू होता है तो उसको शुभ माना जाता है। और उसी समय से उजाले पक्ष की जब प्रतिपदा तिथि शुरू हुई तो उसी दिन से जो है हिंदी नए वर्ष का शुभारंभ हुआ, हिंदू नए वर्ष का शुभारंभ हुआ। ये इसी को हम भारतीय नववर्ष भी बोलते हैं। हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष ये कब शुरू हुआ? ये आपका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से इसका शुभारंभ माना जाता है। देखिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को वर्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल जो प्रतिपदा तिथि है उसको हम वर्ष प्रतिपदा भी बोलते हैं, उगादि बोलते हैं, गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है, गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। ये जैसे आपका जो है महाराष्ट्र उधर जो है इसको जो है उगादि गुड़ी पड़वा ये सब भी कहा जाता है। किसको? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। ऐसे वर्ष प्रतिपदा भी कहा जाता है। इसी तिथि से चैत्र नवरात्रि, इसी तिथि से जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि अभी हमने आपको बताया, इसी तिथि से जो है चैत्र नवरात्रि, बसंत, इसको हम बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। चैत्र नवरात्रि क्योंकि ये बसंत का महीना चल रहा होता है, तो चैत्र नवरात्र और बसंत नवरात्र का प्रारंभ भी होता है। जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि है, इसी तिथि से चैत्र नवरात्र और बसंत नवरात्र भी प्रारंभ होता है। अब एक चीज और आप देखिए, सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन अपने राज्य की स्थापना की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन अपने राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने इसी दिन विक्रमी संवत का प्रारंभ किया था। इसी दिन उन्होंने विक्रमी संवत का प्रारंभ किया था। विक्रमी संवत का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। और ये जो विक्रमी संवत है ये ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व जो है शुरू किया गया था 57 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। इसीलिए जो विक्रमी संवत जो है ईसवी सन में 57 जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे इस समय आपका ईसवी सन 2022 चल रहा है, उसमें आप 57 जोड़ देंगे तो देखिए 2079 जो है आपका विक्रम संवत इस समय चल रहा है। तो विक्रम संवत आपका 2079 है, यह ईसवी सन में 57 जोड़ने पर प्रारंभ होता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सम्राट विक्रमादित्य ने ईसवी संवत का प्रारंभ किया था। ईसवी संवत का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिंदू नववर्ष और भारतीय नववर्ष का प्रारंभ जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है। अच्छा, इसी तरीके से और भी नववर्ष है, जैसे अंग्रेजी नववर्ष। तो आप अंग्रेजी नववर्ष जानते हैं कि 1 जनवरी से प्रारंभ होता है।
ये जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और चैत्र तिथि जो है मार्च अप्रैल में पड़ती है, इसका मतलब ये अप्रैल से प्रारंभ होता है, लेकिन अंग्रेजी नववर्ष जो है आपका 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मारवाड़ी और गुजराती ये लोग जो है दीपावली के अगले दिन से उनका नववर्ष शुरू होता है, क्योंकि दीपावली के दिन उनका जितना भी खाता बही है वो सब बंद हो जाता है और अगले दिन से उनका नया खाता बही इत्यादि सब शुरू होता है। उनका नया वर्ष जो है दीपावली के अगले दिन से शुरू होता है। इस तरीके से अलग अलग जो है नया वर्ष का प्रारंभ होता है, लेकिन हिंदू नववर्ष और भारतीय नववर्ष आपका इस तरीके से प्रारंभ होता है। आपने देखा होगा कि सौर नववर्ष जब मकर संक्रांति 15 जनवरी को जब मकर संक्रांति सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय मकर संक्रांति ये सबसे अच्छी संक्रांति होती है और उस दिन से नया सौर वर्ष प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से नया वर्ष जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन वास्तव में हिंदू नववर्ष और भारतीय नववर्ष आपका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। इस तरीके से आपने देखा कि हिंदू नववर्ष और भारतीय नववर्ष क्या होता है। हिंदी महीनों के नाम आपने देखा, ये 12 हिंदी महीनों के नाम है। अंग्रेजी महीने कब पड़ते उसमें क्या पड़ता है, चंद्रमास और सौरमास, चंद्रमास और नक्षत्र मास, ये आपने टॉपिक देखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है साइडेरियल मास और साइडोनिक मास है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा, ये सभी नक्षत्र से रिलेटेड टॉपिक ही थे। तो ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।